सबसे पहले प्रियंका भारती जी, आपका रुख मैं यहां पर करना चाहूंगी। देखिए, हो सकता है मनोरंजन जी जो रिपोर्ट ग्राउंड से दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पासा कुछ और पलटता हुआ दिखाई दे, लेकिन सवाल यह है जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। पॉइंट 1 कोर्ट ने कहा है। पॉइंट 2 टेंडर में लालू जी का हस्तक्षेप था। पॉइंट 3 आरोपों में लालू परिवार को इससे फायदा हुआ। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन क्या ये 3 बिंदु आपको लगता है आने वाले वक्त में मुश्किल ज्यादा खड़ी करेंगे? आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बयान चलाया रविशंकर जी का, कह रहे थे लालू यादव चारा खाते हैं, तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उनका पप्पा वो और वो क्या 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 खाते हैं, उनका पूरा खानदान क्या खाता है, ये सवाल पूछूंगी क्योंकि ऐसे लोग पैदाइशी बदतमीज और जाहिल होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, इसकी पटकथा तो 18 सितंबर को ही लिखी गई थी। बेगूसराय में आकर के बोले थे अमित शाह जी, तेजस्वी यादव का मैं वो हाल करूंगा कि चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो हमको पता नहीं था क्या? हमको पता है, और बिहार का हर एक व्यक्ति को पता है कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। वही लालू यादव के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं क्या, जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे को तब दिया जब रेलवे कर्ज में डूबी थी। और वहीं दूसरी तरफ एक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, 21,000 लोगों की मृत्यु तो सिर्फ 2023 में हुई थी रेल हादसों में। कहीं कोई रेजिग्नेशन मिला क्या, या उन पर ईडी सीबीआई किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी में है ना। बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो नेशनल नहीं है, अब वो इंटरनेशनल है। नहीं, तो आरोप तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया ना मैडम, आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं। कोर्ट कह दिया क्या कि किसी तरीके से आरोप सिद्ध हो गया है, जाएंगे हम ऊपर, लड़ेंगे हम ऊपर, और ईडी सीबीआई लेकर के मामला गई है ना। तो सीबीआई तो वो लोग हैं, उसमें वो लोग बैठे हुए थे जो लोग, जो कात्यायनी तेजस्वी जी की बेटी कोख में थी ना, तब 18 घंटे उनकी वाइफ को बिठा के रखा गया था, जो नया नया शादी ही हुआ था तब। तो लड़ने वाले तो हम लोग हैं, लड़ते रहेंगे। कोई चलिए, ये बात तो वैसे तेजस्वी यादव भी अपने रिएक्शंस में कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे और बिहारी वर्सेस बाहरी का ये पूरा युद्ध होगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है, उसके बाद मैं शाजी अलमी के पास जाऊंगी। एक सवाल आपसे और है, क्या आप मान रही हैं प्रियंका, जिस टाइम पर ये फैसला आया है, आरोप तय हुए हैं, चुनाव जब सर पर है, ऐसे वक्त में कम से कम आपके लिए यहां तो मुश्किल पैदा हो जाएगी, महागठबंधन में तो सीटों का भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे वक्त में बार्गेनिंग पावर आरजेडी की कहां पर स्टैंड करेगी? अगर सीटों की बात करें तो एक तो हमारा, तो हमको जहां तक मालूम है 1-2 दिन में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, पर उधर देख करके बड़ा मुझे हंसी आता है। एक इनके नेता शायरी पढ़ते हैं, एक कविता पढ़ते हैं, एक 15 ग्राम करते हैं, 6 ग्राम मिलता है, एक हनुमान बन जाते हैं, एक चेले बन जाते हैं। ये सम्मान हो रहा है वहां पर। बात ये है कि हम मुद्दे की राजनीति करने आए हैं और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कोर्ट जो भी फैसला देगी पूरा हमको उन पर भरोसा है, क्योंकि हम वो लोग नहीं है। ठीक है शाजा जी, आपने सारी बात सुन ली होगी। प्रियंका जी ने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आगे रखे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात सुन ली पूरी। शाजा जी, आपने सारे बिंदु, आपको भी, मीनाक्षी जी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे उन सबको भी, और जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं सबको आदाब और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जिस तरह की भाषा शैली और बदतमीजी का मुजाहरा हमने अभी भी देखा है, जिस तरह से प्रियंका जी ने हमारे एक वरिष्ठ नेता जी के बारे में इतनी गंदी और पर्सनल बात कही है, मैं पूरी तरह से सोचती हूँ कि मुझे इसकी भर्त्सना करना जरूरी नहीं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे ऊपर होता है तो गंदा लगता है, तो जब दूसरों के लिए मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। प्रियंका जी, आपकी बारी में देखिए, आपको मैंने पूरा बोलने का समय दिया, आपने अपनी आपत्ति जताई एक बयान पर, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब उनको जवाब देने दीजिए ना। मैंने जवाब दिया। ठीक है प्रियंका जी, आपने अपनी बात पूरी रखी है, आपके समय में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज उनकी बात भी सुन लेते हैं 1 बाय 1, थोड़ा सा गंभीरता से बात करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करिए शायद। सबने देखा, मुझे देखिए, मुझे भर्त्सना तो मैं करूंगी, इस तरह की बदतमीजी वो दिखा रही हैं और बदतहजीबी और तमीज की जो कमी इनमें है। ठीक है शादी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि ये है असलियत, और ये बहुत शानदार तरीके से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ कि इनकी पार्टी बिल्कुल मजम्मत नहीं करेगी और ये नहीं कहेगी कि इस तरह की बेहूदी बातें ना करो, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा। क्योंकि पार्टी में वाकई में यकीन करती है इस तरह की भद्दी और गंदी बातों पर। इनकी पार्टी किस चीज को बुरा नहीं मानती, इनकी पार्टी किसी भी तरह के
घोटालों को बुरा नहीं मानती। इनके पार्टी जिस तरह से एक एक करके आरटीसी का घोटाला हो या 2 होटलों का टेंडर, जिस तरह से जिस प्रक्रिया को बाईपास करके जमीनें नहीं, ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस पर कोर्ट में बहस हो रही है और चार्जशीट हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे भ्रष्टाचार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आपराधिक विश्वासघात हो, ये बहुत गंभीर आरोप है। रेलवे की संपत्ति बेची जाती है, जमीन अपने नाम की जाती है, आईआरसीटीसी के 2 होटलों की बोली में धांधली की जाती है, सुजाता होटल्स का फायदा उठाया जाता है, पटना में प्राइम लैंड मिल जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई क्या जांच एजेंसियां सबूत के साथ आती हैं। सीबीआई की चार्जशीट, दस्तावेज, गवाह सब मौजूद हैं। यहाँ पे रविशंकर जी के बारे में गंदी भद्दी बातें कहने की जरूरत नहीं है। अब आप जो जब ये कहती है ना, तो आप अपनी पोल खोल देती हैं और दिखाती है कि क्या आपकी सोच है और क्या आपकी मानसिकता है। परिवारवाद प्लस भ्रष्टाचार, ये है आरजेडी का मॉडल और दुनिया देख चुकी है। सरकारी ठेके में भी परिवार की तिजोरी भर रहे हैं भैया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए शाजिया जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। घोटाले पर सहानुभूति नहीं मिलेगी, ठीक है, विश्वासघात की सजा मिलेगी, मिलती आई और फिर से मिलेगी। ये कोर्ट केस नहीं है मैडम, ये सच का सामना करना पड़ेगा। राजनीति ईमानदारी से चलेगी या परिवार के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोल रखी है। ठीक है शाजिया इल्मी, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ये कहकर गए थे कि आपको चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे, और ये करके दिखा दिया बीजेपी ने, लेकिन हम लड़ेंगे। ये बिहारी वर्सेस बाहरी की लड़ाई है। मेरा आपसे क्लियर कट सवाल ये है शाजिया इल्मी, कोर्ट का फैसला, ट्रायल चलेगा, सवाल जवाब होंगे, सबूत रखे जाएंगे, एक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव उससे पहले है। क्या आप ये मानकर चल रही हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जब ये कहेंगे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर उनको फंसाया जा रहा है, कैसे परिवार को घेरा जा रहा है, तो इन सब मामलों को लेकर परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का मामला तो नहीं हो जाएगा? आप उल्टी बात कर रही है। परसेप्शन किसका खराब हो रहा है? जिन लोगों ने नौकरियों के बदले जमीन हड़पी है, उनका होगा खराब कि किसी और का होगा? और ये क्या कहना चाह रही हैं? चारा घोटाले में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये सबसे पहले उन नेताओं में से हैं जिनका बाकायदा कन्विक्शन हुआ है, और वो भी हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में हुआ है। और अभी क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? क्या कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी ने क्योंकि कहा है इसलिए राउस एवेन्यू कोर्ट ने क्या है, क्या पूरे की पूरे जो जुडिशियल प्रणाली है, हमारी न्यायिक प्रणाली है, उसको कह रहे हैं भ्रष्ट है? क्या इतना जानती नहीं है? कहती तो है पढ़ी लिखी है, क्या जानती? चलिए आप ये मानकर चल रही हैं कि कोई सिम्पटी कार्ड या विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला बिहार में। लेकिन सतीश के सिंह जी, सर मुझे आप ये बताइए, ठीक है मैम, कोशिश कर रही हूँ कि सबके शुरुआत में फर्स्ट रिएक्शंस, ओपनिंग रिमार्क्स आ जाएं। सतीश के सिंह जी, मुझे ये बात बताइए कि जब बिहार में चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ये बोलेंगे हमको फंसाया जा रहा है, चुनाव से पहले उन नेताओं की सूची आ जाएगी जिन पर शिकंजे कसे गए हैं, तो क्या इम्पैक्ट होगा परसेप्शन के लिहाज से? भारत में तो भावुकता पर भी वोट डलते हैं ना, ये तो भारत का इतिहास साक्षी है इस बात का। मैं आपसे सहमत हूं। अब तक एनडीए आगे है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवर ड्राइव में चीज़ें थोड़ी बिगड़ भी जाती हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में चीज़ें कोरियोग्राफी के अंदर चल रही हैं। अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं है, कोरियोग्राफी। और नया शब्द ले आए सर, आपने ले आए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है, बिहार में भ्रष्टाचार, अब तो हमको लगता है पूरे देश में भ्रष्टाचार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। शाजिया इल्मी जी जितना भी कहें, लेकिन डिटर्जेंट का पूरा भंडार भी इन्हीं के पास है। ये करप्शन को मतलब सापेक्षता के सिद्धांत पर इनके लोग धो देते हैं। आप उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और ना मैं कोई किसी का पक्षधर हूँ, ये भी मैं कह दूँ। अदालत ने फैसला किया है, अब जो जिसको उसको जैसे भुना ले। मेरा तो यहाँ मांग है, आपके सार्वजनिक आपके एनडीटीवी चैनल के से मतलब के थ्रू मांग है ये कि जब चुनाव शुरू हो जाए, मतलब नामांकन अधिसूचना जारी हो जाए, चुनाव रिजल्ट आने तक कुछ ऐसी चीज़ें न होनी चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर फर्क पड़ता है। कोई कानून बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, और उसके बाद जो करना है करें। ये है। हाँ, आपका सवाल का सीधा उत्तर है कि कौन इसको कैसे भुनाता है। निश्चित रूप से
लेकिन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिहार में कौन इस चीज को कैसे भुनाता है। अरे वोट चोरी का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा हमको नहीं लगता ये लोग बढ़िया से भुना पाए, न ये लोग नेता चुन पाए, सीएम का फेस नहीं चुन पाए, न गठबंधन का सीट तय कर पाए महागठबंधन। मनीष यादव जी, बात ये है दिक्कत। ठीक है मनीष यादव जी, देखिए तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी से उनकी इनकॉम्पिटेंसी से ध्यान हटाने के लिए जो है ये पूरा का पूरा मामला रचा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी को जब भी कहीं मौका मिला, और सीबीआई से तो उनका पुराना रिश्ता है, 96 से उनका रिश्ता है। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि अमित शाह जी बिहार आए तब ये मामला उन पे आरोप तय हो गया। भैया मामला कोर्ट में चल रहा था, आज भले ही उन पे आरोप तय हुआ, अमित शाह जी थोड़ी कोर्ट में जाके जज साहब को कह दिए हैं। और लालू जी, राबड़ी देवी जी, भाई तेजस्वी जी का ये पुराना स्टाइल है, हम पे आरोप तय होगा, हम चुनाव में जा रहे हैं इसलिए हम पे शिकंजा कसा जा रहा है। भैया चुनाव में 2010 में लालू जी बाहर थे, राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या प्राप्त नहीं हुई थी, 22 सीट मिली थी। इसलिए बिहार की जनता सब कुछ जानती है कि लालू जी के और लालू जी के परिवार का मतलब ही है भ्रष्टाचार। बिहार की जनता को बताने, ये जेल में रहे या बाहर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू जी का पुराना भ्रष्टाचार से रिश्ता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को आप अभी भी केंद्र में लेके आ रहे हैं, हालांकि इस पर जो अभी सतीश जी ने कहा कि थोड़ा सा एक अलग उनका व्यू पॉइंट था, लेकिन मैं बोल दूं? हाँ सर, एक बार मैं चरण सिंह सापरा जी से रिएक्शन लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ सापरा जी, इनडायरेक्टली तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक एडवांटेज आ गया आप लोगों के पास कि अभी अब सीट नेगोशिएशंस जो करनी होंगी वो थोड़ी बार्गेनिंग पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले के बाद, जब आरजेडी यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो सापरा जी, नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत बेनिफिट के नजरिए से नहीं देख रही है। ये थोड़ा एको आ रहा है, मैडम एको निकलवा दीजिए। ठीक है, ठीक करवा रहे हैं सर, बात कंप्लीट करिए। हम किसी पर्सनल फायदे के हिसाब से नहीं देख रहे, हम इसको देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का षड्यंत्र रच रही है। यानी चार्जेस फ्रेम होना ये नहीं सिद्ध कर देता कि भाई कोई वर्डिक्ट आ गया है या कन्विक्शन तय हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत केस को लड़ा जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये उठता है कि जो एक टाइमिंग है और जो पैटर्न है, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि यही टाइमिंग, यही पैटर्न हमने झारखंड के चुनाव में भी देखा था, हेमंत सोरेन के टाइम में भी देखा था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडाई है कि वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, चरित्र हनन करते हैं जब तक चुनाव हो जाता है। लेकिन झारखंड में भी ये सक्सेसफुल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। वहां पर हेमंत सोरेन और हमारा गठबंधन फिर से जीत करके आया है, यहां पर भी ये सफल नहीं होंगे। ये देखिए, आपके मनोरंजन भारती जी ने जो फील्ड पर है, उन्होंने खुद ये बात का अंदेशा जताया है कि इसका एक एडवांटेज भी महागठबंधन को आ सकता है। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी सर, सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी कांग्रेस की डिमांड क्या? कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है अब चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, वो हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन ये जो बड़ा अभी तक तय नहीं हो पाया ना सर, बड़ा हमला है एक ऐसे चेहरे पे, लालू यादव जी का चेहरा जो एक सामाजिक न्याय का चेहरा है। उन्होंने सामाजिक न्याय का आंदोलन लड़ा है। उन्होंने चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि लालू जी का चेहरा सामाजिक न्याय का चेहरा है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी, जब बात भ्रष्टाचार को केंद्र में लाके की जाती है तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट सर मैंने नोट कर लिया, उसी पर आगे बातचीत बढ़ा रही हूँ सर। सापरा सर, उसी पे बातचीत को आगे लेके जा रही हूँ। विजय त्रिवेदी जी, भ्रष्टाचार की अगर बात आएगी, भ्रष्टाचार को अगर मुद्दा बनाया जाएगा तो लालू यादव पर नीतीश कुमार 20 साबित होंगे, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता सर। तो जाहिर है नीतीश कुमार पे तो 20 साल में कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना, किसी ने भी कोशिश कर ली हो या नहीं की हो, लेकिन कोई मामला नहीं बना है। लेकिन क्या बिहार में लालू यादव या तेजस्वी यादव पर इसको मैं समझता हूँ जो आरजेडी का वोटर है या महागठबंधन का वोटर है, उसमें तो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं कि वो वोट नहीं देगा उनको, लालू जी को। दूसरा जो फैन सिटर वोटर है वो कितना असर पड़ता है। लेकिन ये कहना कि भाई इलेक्शन के टाइम में, मैं इससे सहमत हूँ इस बात से कि इलेक्शंस का यदि नोटिफिकेशन हो जाए तो उस समय इस इलेक्शन प्रोसेस को भी थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए, जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको भी रोक देना चाहिए कि कोई फैसला दिया जाए। लेकिन इसकी हियरिंग तो अगस्त में हो गई थी। आपने सही बात कही, चरण सिंह जी सापरा की जो खुशी है उसको आपने शेयर किया, और मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने बहुत फैसला समझदारी का किया कि वो इतने दिन से तेजस्वी के कहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये फैसला आने वाला है और उस पर जो होगी हियरिंग, और अब मुश्किल होगी
आरजेडी को कि क्या वो सीएम फेस के तौर पे महागठबंधन का तेजस्वी जी को फेस बनाकर चुनाव में जाएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग इशू है, लेकिन क्या महागठबंधन या चरणजीत सापड़ा कह सकते हैं आज कि तेजस्वी जी के फेस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा महागठबंधन का? यही एक बड़ी जीत फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि वो इस तरह से लड़े और भ्रष्टाचार को इशू बना सकती है। अभी तक वो एंटी इनकम्बेंसी में चल रही थी किस तरह से, और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी तो अभी 140 सीटों पर आ गई है, तो नीतीश जी को तो उन्होंने कर ही दिया।